एक सींग वाली भोली गाय। अजय रहने वाला तो गांव का था। शहर में पढ़ाई के बाद उसकी नौकरी शहर में ही लग जाती है। वो वहीं पे शहरी लड़की सेजल से शादी कर लेता है। सेजल बहुत ही घमंडी नकचड़ी लड़की थी। भले ही अजय शहर के बाहर रहता था, लेकिन उसका दिल एकदम देसी था। वो गांव की संस्कृति को भूल नहीं पाया था। उसे गांव के खेत, खलियान और गाय से बहुत प्यार था। एक बार जब वो गांव आता है तो गांव से छोटी सी गाय भोली को शहर ले जाता है। अब तो भोली काफी बड़ी हो चुकी थी। सेजल अपने पति से बहुत गुस्सा करती है। उसका मानना था कि हम गांव की चीजें रखेंगे, गायें रखेंगे तो समाज में हमारी इज्जत कम हो जाएगी। अजय, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली हैं घर में, तो प्लीज अपनी उस गाय को मेरी फ्रेंड से दूर रखना, वरना वो डर जाएंगी। तुम्हारी भोली के बारे में इतनी गलत सोच क्यों है? सेजल, 5 साल हो गए हैं भोली को हमारे घर में। मुझे लगा धीरे धीरे तुम्हें भी उससे प्यार होने लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उफ अजय, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी तरह गंवार हूँ? इस गाय से प्यार करने लगूंगी? गाय को प्यार करना तुम्हारा काम है, तुम करो। और अगर तुम इतने ही समझदार होते ना, तो तुम्हें मेरी खुशी का पूरा ख्याल होता। जब से तुमने उसे घर में लाया है, तब से तुम्हारे और मेरे बीच मनमुटाव चल रहा है। तुम में समझ होती तो उसे अपनी पत्नी के लिए घर से निकाल देते। सेजल को भोली एक आंख भी नहीं सुहाती थी, पर बेचारी भोली अपने नाम जैसी भोली थी। वो अपने मालिक अजय से बहुत प्यार करती थी। भले ही वो जानवर थी, पर वो इंसान की हर एक बात को भली बात ही समझती थी। उसे सेजल की सारी बातें समझ आती थी कि सेजल उससे नफरत करती है। मालकिन क्यों मुझसे इतनी नफरत करती है? अगर मालिक मुझे इतना प्यार ना करते होते तो मैं कब की इस घर से जा चुकी होती। हाँ, पर शायद कमी मेरे में ही है, जो इतने सालों से मैं मालकिन के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई। मुझे मालकिन के दिल में अपनी जगह बनानी ही होगी, उसके बाद ही सब ठीक होगा। मालिक और मालकिन के बीच भी सब ठीक होगा। सेजल ने भोली को कभी घर के अंदर आने नहीं दिया, इसीलिए अजय उसे गेट के साथ बांधता था। फिर जैसे ही सेजल की सहेलियां आती हैं कि तभी उनमें से एक सहेली भोली के गोबर से फिसल जाती है और जोर से गिरती है। ओह माय गॉड, गोबर! मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। सेजल अपनी सहेली को उठाने की कोशिश करती है और बहुत शर्मिंदा होती है। हाँ निधि, सॉरी, वो ये गोबर इस गाय का था। सेजल, तुमने क्या गाय रखी है? छी, कितनी गंदी हो तुम। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। सेजल, तुम भी अपने पति की तरह ही गंवार हो। आखिर शादी तो तुमने गांव वाले के साथ ही की है ना, उसके कुछ तो गुण तुम्हारे अंदर आएंगे ही। चलो निधि, इन गंदे और गोबर वालों के घर एक पल नहीं रुकना अब। हाँ, तुम सही कह रही हो। सेजल, आज के बाद हमसे बात भी मत करना, गंवार कहीं की। नहीं नहीं, रुको, तुम लोग कहाँ जा रही हो? मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। सेजल की सहेलियां उसकी बहुत बेइज्जती करती हैं और वहां से चली जाती हैं और सेजल बहुत रोती है। दूसरी तरफ भोली ये देख के बहुत परेशान होती है और सोचती है, अरे ये क्या हो गया? कहाँ तो मैं मालकिन के दिल में जगह बनाने चली थी, और ये क्या हो गया? अब तो मालकिन मुझ पे बहुत गुस्सा होंगी। सेजल पहले से ही भोली से बहुत नफरत करती थी। इस बार तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सेजल बहुत रोती है कि भोली की वजह से उसकी सहेलियों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हुई और वो घर छोड़ के चली गई, साथ में उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। आज इस गाय की वजह से सारी हदें पार हो गई। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सेजल बड़ा सा डंडा उठा के भोली को मारने लगती है। भोली बेचारी अपनी ही गलती मान के चुपचाप मार सह लेती है। बस उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। सेजल का एक डंडा भोली के सींग पे लग जाता है, जिस वजह से भोली का एक सींग टूट जाता है। मालकिन, बस भी कीजिए, अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब सहन नहीं हो रहा है। सेजल गुस्से में भोली को मारे ही जा रही थी। उसे इतना पता नहीं चल रहा था कि भोली का एक सींग टूट गया है। उसी समय अजय भी ऑफिस से आ जाता है। वो भोली को मारते हुए देख के
बहुत दुखी होता है और सेजल के हाथ से डंडा छीन लेता है। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? तुमने इस बेजुबान को मार मार के इसका सींग भी तोड़ दिया है। मारने दो आज मुझे इसे, मैं इसकी जान ले लूंगी। इसकी वजह से आज मेरी सहेलियों ने मेरी इतनी बेइज्जती की और मुझे इतना सुना के घर से चली गई। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सब तुम्हारी वजह से भी हुआ है। आज तुम्हारी वजह से मैं इस समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। बस बहुत हुआ, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये गाय। जब तक तुम इसे घर से नहीं निकालते तब तक मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। मैं कुछ नहीं खाऊंगी तब तक। अजय बहुत दुखी था कि उसकी पत्नी ने ऐसी शर्त रखी है और ऊपर से उसने भोली को इतना मारा है कि उसका एक सींग टूट गया। वो भोली के पास आता है और उसके साथ लिपट के रोता है। भोली, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी ने तुम्हें इतना मारा, तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा उसने अलग कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। भोली, मैंने सोच लिया है, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। ये घर तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। भोली अपने मालिक के मुंह से जब ये सुनती है तो फूट फूट के रोने लगती है। उसे अपनी मार का दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बस मालिक से दूर होने का दर्द हो रहा था। वो सोचती है, नहीं मालिक, मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। मुझे इस घर से मत भेजिए। चाहे मुझे मालकिन मार ही क्यों न दे, मैं मालकिन की मार खाने को भी तैयार हूँ। सेजल, लो खाना खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, जब तक वो गाय इस घर से नहीं जाती तब तक मैं खाना नहीं खाने वाली। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैंने गांव से अपने दोस्त को बुला लिया है। वो 10 दिन तक आके भोली को यहाँ से ले जाएगा। अभी वो थोड़ा बिजी है, नहीं तो वो कल ही आके ले जाता। बस थोड़ा सब्र कर लो, 10 दिन भोली को बर्दाश्त कर लो। हाँ, तुमने सही फैसला लिया। अगर पहले ही उस गाय को भेजा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अजय ने भोली को भेजने का फैसला तो ले लिया था, पर वो इस बात से बहुत दुखी था। उसे नींद नहीं आ रही थी। क्यों सेजल, क्यों ऐसा कर रही हो तुम? खुद चैन से सो रही हो और मुझे इस बात की चिंता है कि मेरी भोली मुझसे दूर हो जाएगी। भोली कैसे रहेगी मेरे बिना और मैं कैसे रहूंगा भोली के बिना? जहां अजय भोली के जाने पे दुखी था, वहीं सेजल बहुत खुश थी कि थोड़े दिनों में भोली चली जाएगी। तभी अगले दिन की बात है, सेजल की अचानक से तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अजय उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे कहते हैं, देखो अजय, तुम्हारी पत्नी तभी ठीक हो सकती है जब उसे गाय का बिना मिलावट वाला शुद्ध दूध कुछ दिनों तक दिया जाए, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी इस पे कोई दवाई काम नहीं करेगी। डॉक्टर, मेरी सेजल ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ बस वैसे करते जाओ। अजय सेजल को घर ले आता है। सेजल इस बात से बहुत डरी हुई होती है कि शायद उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, अब वो ठीक नहीं होगी। अजय, मुझे क्या हुआ है? मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अजय हर रोज भोली का दूध सेजल को देने लगा, जिससे सेजल धीरे धीरे ठीक होने लगी। अच्छा है, इस घर से जाने से पहले मैं मालकिन के किसी काम तो आई। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं मालकिन के किसी काम आ रही हूँ। फिर थोड़े ही दिनों में सेजल भोली के शुद्ध दूध से बिल्कुल ठीक हो जाती है और दूसरी तरफ अजय का दोस्त गांव से भोली को लेने भी आ जाता है। भोली जाना नहीं चाहती थी और बस रोए जा रही थी। भोली, मुझे माफ कर देना, मैं मजबूरी में तुम्हें यहाँ से भेज रहा हूँ। कमलेश, इससे पहले मैं भोली को रोक लूं, उसे ले जाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। तुम इसे यहाँ से ले जाओ। जैसे ही अजय का दोस्त भोली को वहां से ले जाने लगता है कि तभी सेजल आ जाती है और भोली के पैरों में गिर के रोने लगती है। मुझे माफ कर दो भोली, मैं कितनी पापी हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं अपनाया और आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दूध से। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हें मारा, तुम्हारा सींग भी तोड़ दिया। मैं कितनी बड़ी पापी हूँ। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे भी तुम्हारी सेवा का मौका चाहिए,
अपने पाप धुलने के लिए। अजय, हम भोली को कहीं नहीं जाने देंगे। अब वो यहीं रहेगी। आप अपने दोस्त को वापस भेज दीजिए। तुम सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल सच। ये सुन के भोली बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, आज मुझे सुकून मिला। मैंने मालकिन के दिल में जगह बना ही ली। बस उस दिन से अजय के साथ सेजल भी भोली को खूब प्यार करती है और उसकी सेवा करती है। जंगल में एक अनोखी नाम की गाय रहती थी जो गर्भवती थी। उसका एक साथी बैल जिसका नाम धर्म था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। सबका एक झुंड था। जब भी सारे घास चरने जाते तो एक साथ एकजुट होकर जाते, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था। एक बाघ था जो किसी गाय, बैल या हिरण को अकेला पाकर शिकार कर लेता था। बस इसी वजह से सारे इकट्ठा घास खाने जाते और वापस भी एक साथ आते। लेकिन अनोखी अब गर्भ से थी। शुरू में तो सबके साथ जाने लगी, लेकिन अब पेट बढ़ने की वजह से उसके लिए बाहर जाना या घास चरने जाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस बात से धर्म बहुत चिंतित हो रहा था। अनोखी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम घास चरने सबके साथ नहीं जा पा रही हो, क्योंकि सब जल्दी जल्दी चलते हैं, जिस वजह से तुम अकेली पीछे रह जाती हो। मुझे बहुत डर लगता है कहीं तुम पे उस बाघ की नजर ना पड़ जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं इसी सुरक्षित जगह पर रहो। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए समय समय पर हरी हरी और पौष्टिक घास लाऊंगा, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। पर धर्म, मैं अकेले पूरा दिन यहाँ कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो? देखो अनोखी, अभी हमारे बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना हमें। बस थोड़े दिनों की बात है। हमारा बच्चा आ जाए, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हमारे साथ वो घास चरने जाए, फिर सब ठीक होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। उसके बाद से अनोखी को धर्म अच्छी और स्वस्थ जगह पे रखने लगा, ताकि उस बाघ की नजर अनोखी पर ना पड़े, और खुद बाकी जानवरों के साथ दूर जंगल जाने लगा और शाम को आते समय अनोखी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी घास लेकर आता। उफ, कितना मुश्किल होता है अकेले समय गुजारना। धर्म, कब आओगे तुम? और ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। क्या करूं? बाहर भी नहीं जा सकती। धर्म ने मना कर रखा है। तभी धर्म अनोखी के लिए घास लेकर आ जाता है। उसे देख अनोखी बहुत खुश हो जाती है। आ गए धर्म तुम। शुक्र है, मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं आ गया। अब जल्दी से खा लो। अनोखी जल्दी से घास खा लेती है। फिर थोड़े दिनों में अनोखी एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है, जिसका नाम दोनों मिलकर चुलबुल रखते हैं। धर्म अपने बच्चे के लिए बहुत खुश था, इसीलिए वो अनोखी और चुलबुल से कहता है, अनोखी, जब तक हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए तब तक तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे खाने पीने का खुद ध्यान रखूंगा। ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम भी चुलबुल को लेकर घास चरने चली तो चुलबुल का सबके साथ साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। वो अभी बहुत छोटा है, सबके मुकाबले तेजी से नहीं चल पाएगा। मैं नहीं चाहता उस पे उस दुष्ट बाघ की नजर पड़े। अनोखी धर्म की बात मान के घर पे ही रुकती है और धर्म रोज की ही तरह खुद दिन में कम चारा खाता और शाम को अनोखी के लिए खूब सारा चारा लेकर जाता। अनोखी अब पहले की तरह घर पे अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका बच्चा भी था, इसीलिए पूरा दिन बच्चे के साथ व्यस्त रहती, उसी की देखभाल करती और दूध पिलाती। ऐसे ही सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन चुलबुल माँ से कहता है, माँ, सब बाहर जाते हैं, बाबा भी बाहर जाते हैं, पर मैं और आप बस एक ही जगह में बंद क्यों रहते हैं? मुझे भी बाहर जाने का मन है। चलो ना माँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है, बहुत मन हो रहा है। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। काफी समय से मैं भी बाहर नहीं गई हूँ। पर तुम्हें पता है, इस जंगल में एक दुष्ट बाघ रहता है। वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए तुम्हारे बाबा ने मना कर रखा है हमें घर से बाहर जाना। और तुम अभी बहुत छोटे हो ना बेटा, बड़ों के मुकाबले चल नहीं पाओगे। नहीं माँ, मुझे बाहर जाना है। मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस मुझे बाहर ले जाइए। बस माँ, एक बार, और बाबा के आने से पहले हम लौट आएंगे। चुलबुल माँ के साथ बाहर जाने की बहुत जिद करता है।
अनोखी को मजबूर होकर चुलबुल को बाहर घुमाने ले जाना पड़ता है। चुलबुल पहली बार बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। माँ माँ, कितना अच्छा है बाहर का नजारा। आप कितनी अच्छी हो माँ, मुझे बाहर घुमाने लाई। हाँ बेटा, अब तो तुम खुश हो ना। चलो अब जल्दी घर जाते हैं। तुम्हारे बाबा के घर आने से पहले तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। अनोखी जैसे ही चुलबुल को लेकर घर आने लगती है कि तभी रास्ते में वही खूंखार बाघ मिल जाता है जिसका धर्म को सबसे ज्यादा डर था। अनोखी और चुलबुल बहुत घबरा जाते हैं। अनोखी को अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस उसे उस बात की चिंता थी कि अब वो अपने बच्चे को कैसे बचाए, क्योंकि अब उसे पता था कि बाघ अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। अनोखी को बस धर्म के घर से बाहर ना जाने की दी गई नसीहत याद आ रही थी और वो बहुत पछता रही थी कि उसे चुलबुल की जिद पे बाहर नहीं आना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ धर्म जब शाम को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है तो वो अनोखी और चुलबुल को नहीं पाता। वो बहुत चिंतित हो जाता है। आखिर कहाँ गए होंगे अनोखी और चुलबुल? भगवान दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखना। चिंता में धर्म वहां से अनोखी और अपने बच्चे को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ बाघ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज उसे बढ़िया भोजन मिल गया है। बहुत खुश हूं आज मैं। दो शिकार मुझे एक साथ मिले और भूख के मारे तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मेहरबानी करो, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे। चलो ठीक है, वैसे तो मैं किसी पे कभी तरस नहीं खाता, लेकिन बीवी बच्चे का सुन के मैं ये जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटों में से किसी एक को खाऊंगा और किसी एक को छोड़ दूंगा। अब वो तुम आपस में देखो कौन मेरा शिकार बनेगा और कौन घर वापस जाएगा। ठीक है, तुम मुझे खा जाओ, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। तभी धर्म अनोखी और चुलबुल को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। नहीं नहीं, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा जाओ, पर मेरे बीवी और बच्चों को कुछ ना करो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। नहीं, तुम मुझे खाओ, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही बाहर आने की जिद कर रहा था माँ के साथ। मैं जिद ना करता तो अभी किसी की भी जान खतरे में ना होती। और वैसे भी माँ बाबा में से किसी को भी कुछ भी हो गया तो मैं कैसे रहूंगा। बाघ सबकी बातें सुनता है और हैरान हो जाता है कि कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। पूरा परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार था। मैंने ऐसा प्यार आज तक कभी नहीं देखा। अगर मैंने तुम में से किसी एक को भी खा लिया तो तुम्हारा परिवार अधूरा हो जाएगा और मुझे पाप लग जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आज का दिन भूखा ही रह लूंगा, पर तुम में से किसी को भी नहीं खाऊंगा। जाओ, जियो अपनी जिंदगी खुशी से। इस तरह से धर्म, अनोखी और चुलबुल बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। सीख: अगर हम एक साथ खड़े रहें तो पत्थर जैसी चीज को भी पिघला सकते हैं। किसी भी चीज का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।